व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, उसके अनुभव से होती है, उसके कपड़ों से या उसके जूते से नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरा, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते, ये नाम सुनते से ही कुछ अटपटा लगा, कुछ चेहरे पर मुस्कान आई और आप कहेंगे मैम मुस्कान नहीं, हमको तो बड़ी तेज हंसी आई। प्रेमचंद के फटे जूते, ये कैसा पाठ का नाम रख दिया बेटा। ये पाठ का नाम नहीं, ये तो व्यंग है प्रेमचंद जी पर। इस पाठ का नाम सुनते से ही शायद आपको लगे कि प्रेमचंद जी ने कुछ अपने बारे में लिखा है, अपने जूतों के बारे में लिखा है। तो ये प्रेमचंद जी ने अपने जूतों के बारे में नहीं लिखा, ये तो किसी और ने प्रेमचंद की इस पिक्चर में, एक फोटो में उनके जूते को फटा हुआ देख लिया और उन पर व्यंग कर दिया। क्या होता है, आज हम कहीं जाते हैं और हम कपड़े पहने हुए हैं तो हमारा क्या होता है, अरे ये कपड़े तो अभी एक बार पहन लिए हैं, ये तो अभी पार्टी में उस दिन सब लोग मिले थे तभी तो ये वाली ड्रेस पहनी थी, आज कुछ और पहन के जाएंगे। और यदि थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हो गया पहनने में, चाहे फुटवेयर हो और चाहे हमारे कपड़े हों, तो हम कहते नहीं। क्यों? आज की ये मांग है। आज लोग, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले आपको एक पंक्ति सुनाई कि व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, उसके अनुभव से होती है, उसके कपड़ों से नहीं या उसके जूतों से नहीं। किंतु ये पंक्ति मैं फिर आपसे कह रही हूं कि आज परिभाषा बदल चुकी है। आज लोग इंसान का पहले कपड़े देखते हैं, उनके जूतों की तरफ नजर डालते हैं और फिर उसका व्यक्तित्व देखकर कहते हैं अरे इतना बड़ा आदमी इतने साधारण से कपड़े पहने हैं। तो जब उसने अपना व्यक्तित्व ऊंचा उठा ही लिया है, जब उसका अनुभव बोलने लगा है, तो उसके कपड़े क्या मायने रखेंगे? पर आज की दुनिया में तो मायने यही रखता है, कपड़े और जूते, जो कि गलत है। आप व्यक्ति के विचारों को तो सुनिए, आप उसको बोलिए, उससे बात करिए तो सही, आपको पहचानने में आ जाएगा कि इसका अनुभव बोल रहा है। तो आज की मांग कुछ और है और शायद ये मांग या ये पहचान जो आज बन चुकी है, इसके आधार पर किसी ने प्रेमचंद पर व्यंग कस दिया है। और नाम भी रख दिया पाठ का, प्रेमचंद के फटे जूते। कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने व्यंग कसा है प्रेमचंद पर? तो आइए देखते हैं कि कौन है वो जो कह रहे हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते। यहां पर देखिए लेखक परिचय, मैं लेखक का परिचय तो करवाऊंगी, आप कहे लेखक का नाम तो बता दीजिए। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी एक महान व्यंगकार, एक प्रसिद्ध व्यंगकार। यदि व्यंगकार की श्रेणी में किसी का नाम सबसे पहले रखा जाता है तो वो है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का नाम सुनते ही दिमाग में आ जाता है पक्का अब तो ये पाठ व्यंग में होना चाहिए। जी हाँ, हरिशंकर परसाई जी को जब प्रेमचंद की एक पिक्चर मिली, एक तस्वीर मिलती है जो उनकी पत्नी के साथ है, तो वहां पर वो कहते हैं कि उनके तो जूते फटे हुए थे। कोई ऐसे कोई फोटो निकलवाता है जूते फटे हो? कुछ है ही नहीं प्रेमचंद को आइडिया कि किस तरीके से फोटो निकलवाना चाहिए, वो भी पत्नी के साथ। तो यहाँ पर सारी बातों को लेकर प्रेमचंद जी पर व्यंग किया है, जी हाँ, हरिशंकर परसाई जी ने। तो सबसे पहले हम हरिशंकर जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि पाठ के लेखक या कवि का नाम, पाठ में किस भाषा का प्रयोग है और कहाँ तक क्या बताया गया है, या यूं कहें तो पाठ का सारांश भी यहाँ निहित हो जाता है। तो आइए देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया और 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था और ये स्वतंत्र लेखन भी करने लगे थे। जबलपुर से वसुधा नाम की एक पत्रिका संचालित होती है, निकाली जाती है। तो उस पत्रिका में ये, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहनीय हुई, वसुधा पत्रिका, सन 1995 में 1995 में परसाई जी का निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में इनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में कौन कौन सी कृतियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी का संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी, और अंत में निबंध संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर,
ये व्यंग संग्रह, ये उनके उल्लेखनीय रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, जो वर्तमान, पाखंड क्या होता है? दिखावा। तो वर्तमान के भारतीय जीवन का दिखावा, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, जो आपस में अंदर ही अंदर जो विरोध चलते हैं, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने, जो व्यंग लेखन उन्होंने किए थे, शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। इनके जो व्यंग हैं वो अधिकतर शोषण के विरुद्ध हैं। जो लोग शोषित होते हैं, जिन पर शोषण किया जाता है, ऐसे लोगों के साथ, मतलब ऐसे लोगों को उठाने के लिए, उनका शोषण दिखाने के लिए इन्होंने व्यंग रचनाएं की हैं। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। मतलब उन्होंने ऐसे व्यंग किए जो समाज पर कटाक्ष हैं, जो वर्तमान परिस्थिति पर कटाक्ष है। ऐसे व्यंगों को लिखने वाले हैं परसाई जी। आगे परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं परसाई जी। सामान्य भाषा ऐसी जो लोगों की समझ में आ जाए, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर भी व्यंग किया है। उन्होंने बताया है कि प्रेमचंद जी इतने सादा जीवन और उच्च विचार, जिसे हम कह देते हैं, हमारे तुकबंदी में ही आ जाता है, और जिसका सादा जीवन होता है उसके विचार वाकई उच्च होते हैं। तो जो प्रेमचंद जी है वो दिखावे में नहीं पड़ते थे, पाखंड उनके अंदर नहीं था, वो जैसे थे वो सामने ही थे। तो वो सादा उनका जो जीवन था उसको भी बताया है कि जिनको ये नहीं कि अरे फोटो निकलवाने जाना है, बढ़िया कपड़े पहन लो, अच्छे जूते पहन लो, भले वो फोटो पासपोर्ट साइज की आनी हो, फिर भी बढ़िया जूते होने चाहिए, बढ़िया कपड़े होने चाहिए, बढ़िया जीन्स या पैंट या जो भी पहनते हो वो होना चाहिए। तो क्या ये तो आज का दिखावा है, पर प्रेमचंद जी दिखावे से दूर थे। इसलिए जब उनको फोटो उनकी निकलवाई उन्होंने, तो उन्होंने ये देखा ही नहीं कि हमारे जूते में तो एक छेद भी है जो कि नीचे ना होकर ऊपर है और दिखाई दे रहा है। तो ये उन्होंने वर्तमान की परिस्थिति पर व्यंग किया है और प्रेमचंद जी की सादगी बताई हुई है। अब आ जाते हैं हम पाठ की ओर। सबसे पहले आप चित्र देखिए। किस चित्र की मैं बात कर रही हूँ? ये प्रेमचंद जी की पत्नी है, ये प्रेमचंद जी हैं, और आप इनका देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये साधारण वस्त्रों में है, दोनों पति पत्नी। और यहाँ पर जो इन्होंने पहने हुए हैं जूते, उनको यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जूम करके देखेंगे, तो यहाँ पर जूता जो है वो एक किसका, दाहिने पैर का, बाएं पैर का जो जूता है वो फटा हुआ है। मतलब लेफ्ट हैंड का जो जूता है वो कैसा है, उसमें एक छेद है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट लेग का एक जो वो है, जूते में से एक उंगली दिखाई दे रही, मतलब जूता फटा हुआ है। तो अब हम आते हैं कि क्या कह रहे, चित्र मैंने आपको दिखाया। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हुए, धोती कुर्ता आप देख पा रहे हैं उनके चित्र में, कनपट्टी चिपकी हुई है बिल्कुल पीछे की तरफ, कान है, गालों की हड्डियां, यहाँ से जो हड्डियां हैं वो उभर कर आ गई हैं, लेकिन घनी मूछें उनके चेहरे पर हैं, जिससे वो दिखा रही है कि चेहरा हरा भरा है। मतलब हरा भरा कहने का तात्पर्य भरा भरा चेहरा है। देखिए जो लोग चेहरे से पतले होते हैं, पुरुषों की बात कर रहे हैं, चेहरे से जो पतला चेहरा होता है वो अधिकतर क्या करते हैं, अपनी दाढ़ी मूछ को थोड़ा घना कर लेते हैं, जिससे चेहरे में थोड़ा भराव दिखे, चेहरा पतला ना दिखे। वो थोड़े से उम्र में यदि अच्छे हों और चेहरा पतला हो तो उनको लगता है कि उम्र मेरी दिखनी चाहिए, थोड़ा मैं छोटा छोटा ना लगूं। ये पुरुषों के अंदर थोड़ी सी होती है। भाई महिलाएं इसकी विपरीत होती हैं। महिलाओं को लगता है कि नहीं, हमारी कहीं से भी उम्र नहीं छलकनी चाहिए, न कहीं से दिखनी नहीं चाहिए हमारी उम्र। तो ये थोड़ा सा अंतर आता है दोनों में। पुरुष की यदि उम्र दिख जाए तो उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ता है, वो तो चाहते हैं कि थोड़े मैच्योरिटी दिखनी चाहिए हमें। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने भी शायद अपने चेहरे के बनावट के कारण अपनी मूछों को थोड़ा सा घना रखा हुआ है, जिससे चेहरा थोड़ा भरा हुआ दिखे, पतला चेहरा है उनका, भरा भरा बतलाती है। पाँव में जो पैरों में पहना हुआ है, ये कैनवस के जूते हैं, कैनवस एक कंपनी जिसके जूते इन्होंने पहने हैं, जिनके बंद बेतरतीब मतलब उठ पटांग सही तरीके से ना बंधे हो,
लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की आपने देखा है कि जूते में जब हम लेस बांधते बंद होती है तो जो कैनवास के जूते होते थे ना उसमें एक वो आती थी लोहे की एक अभी भी आती है जूतों में, ऐसा नहीं है, लोहे की गोल सर्कल में एक पत्ती जिसे कहेंगे वो होती है जिसमें से हम लेस को निकालते हैं और एक सपोर्ट देती है वो लेस को बाहर और अंदर ले जाने में, उसको डालने में जूतों में सही तरीके से। तो कई बार क्या होता है जब जूते पुराने हो जाते हैं या हम गलत तरीके से जल्दी खींचते हैं या करते हैं तो अगर जूते पुराने हो चुके हैं या कुछ ज़्यादा दम नहीं है उनमें तो वो पत्ती निकल आती है बाहर। सभी को मेरी बात से इतना आइडिया हुआ होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ऐसा ही अब परसाई जी देखो कितना सजीव चित्रण कर रहे हैं कि जो बंधे हैं, जो लेस है, जो जूते की बंद है वो अच्छे तरीके से नहीं बंधी हुई है। अच्छे तरीके से ना बंध पाने के कारण उसमें से जल्दी जल्दी खींच के बांध लिए तो उसमें से जो लोहे की पतरी है वो भी निकल जाती है जब इस तरीके से बांधा जाए। और छेदों में अब जब वो पट्टी निकल गई तो उसमें सपोर्ट बचा नहीं, वो कैसा हो गया, मुलायम हो गया वो हिस्सा, तो वहां से हमें लेस डालने में बड़ी परेशानी होती है। तो वो कह रहे हैं कि उस छेदों में फिर बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद हम फिर जबरदस्ती निकाल के और कैसे भी कस लेते हैं क्योंकि अब वो अपने आप खिंच जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं। ये सजीव चित्रण है जो व्यक्ति के जीवन में होता है और जो प्रेमचंद के जीवन में भी हुआ है। आगे देखिए, दाहिने पांव का जूता ठीक है, मैंने कहा ना कि राइट लेग जो है वो उसका जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, अंगुली बाहर निकल आई है, मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। अब जैसे उन्होंने फोटो देखी, अच्छा प्रेमचंद जी है उनकी पत्नी है, और वो फोटो को पूरा देखा और उन्होंने कहा अरे ये जूता फटा हुआ है। परसाई जी की बात कर रही हूं मैं, इसमें से तो उंगली झांक रही है। सोचता हूं, अब जैसे उन्होंने फटा वो जूता देखा, उसमें से उंगली देखी तो वो कह रहा है सोचता हूं मैं फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है। मैंने कहा ना लोग फोटो खिंचवाने तो बड़े तैयार बन ठन के जाते हैं, तो कह रहे यदि पोशाक मतलब वस्त्र, यदि फोटो खिंचवाने की ये कपड़े हैं, ये पोशाक है, तो सोचो कि जब वो सामान्य रूप से घर में पहनते होंगे तो वो कैसी होगी। क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि फोटो के लिए हम बढ़िया कपड़े पहनते हैं, चेंज करते हैं। अच्छा घर में प्रोग्राम है, अच्छा आज अपन फोटो सेशन करने वाले हैं, आज हम फोटो निकालेंगे, रुक जाओ जरा मुझे तैयार हो जाने दो, मुझे कुछ अलग ड्रेस पहन लेने दो, अलग कपड़े पहन लेने दो, हम तो ये करते हैं। तो वो वही कह रहे हैं परसाई जी की फोटो खिंचाने के लिए व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है। प्रेमचंद जी के फोटो खिंचाने की यदि ये पोशाक है तो सामान्य पोशाक कैसी रहती होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। प्रेम यहाँ पर परसाई जी ने बोला कि हाँ, हम ये हमारे लिए कह सकते हैं कि फोटो खिंचाने की अलग पोशाक सामान्य अलग, लेकिन इस व्यक्ति की मतलब प्रेमचंद्र की अलग अलग पोशाकें नहीं है कि फोटो की अलग और सामान्य अलग। इसमें पोशाकें बदलने का गुण ही नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। यहाँ उन्होंने क्या बताया है? प्रेमचंद जी का सादापन जो दिखावे से दूर है, कि ये वो व्यक्ति है जो दो दो पोशाकें नहीं रखता है। जिस पोशाक में आपको चित्र में दिख रहे हैं ये उनकी वही पोशाक है। सामान्य में भी देख लो और फोटो में भी देख लो, ये जैसे दिखते हैं वैसे ही फोटो में उतर आते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है? अब वो उनसे कहना चाह रहा है कि मैं उनके चेहरे की तरफ देखकर उन्हें बताना चाहता हूँ, मेरे साहित्यिक पुरखे मतलब पूर्वज, मेरे साहित्य के पूर्वज, क्या आपको पता भी है कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें जरा इसका जरा भी एहसास है? अब वो फोटो से बात करते हुए कह रहे हैं कि मैंने उनके चेहरे को देखकर कहा कि आपको मेरे साहित्य के पूर्वज, क्या आपको पता है कि आपका ये जूता फटा हुआ है? क्या आपको मालूम है इसमें से एक उंगली झांक रही है? ऐसा वो उनसे बातें कर रहे हैं फोटो में और हमें बता रहे हैं उसको थोड़ा सा भी एहसास है इस बात का। जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है, ये व्यंग है। थोड़ी सी शर्म नहीं आपको आई ऐसे फोटो के निकलवाते हुए, वो भी फुल साइज की फोटो जहां पर आपकी पैर की उंगली निकली जा रही है, जूता फटा हुआ है। थोड़ा तो शर्म आना चाहिए, थोड़ी तो झेप संकोच होना चाहिए। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? देखिए वो चेयर पर बैठे हुए हैं, अब परसाई जी उन्हें बता रहे हैं, थोड़ा सलाह दे रहे हैं, फोटो में ही, आप ध्यान रखना आमने सामने बात नहीं हो रही उनकी।
वो सलाह दे रहे यार आपने थोड़ा सा यदि अपनी उस धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लिया होता तो वो जो धोती है आपकी वो आपके जूते को ढक लेती। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनेजमेंट लगता है, अच्छा थोड़े से कपड़े ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे फोटो निकलवाते हैं, अच्छा थोड़े से बाल ऐसे कर लेते हैं, अच्छा हाथ ऐसा रख लेते हैं, अच्छा इस हाथ में नेल पेंट नहीं है, अच्छा इसको थोड़ा सा छुपा, ऐसे करके व्यक्ति कितने फोटो निकालने के बाद एक सिलेक्ट करता है। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए परसाई जी यही कहते हैं कि भाई थोड़ा तो अपनी पर्दनी को, अपनी धोती को नीचे कर लेते तो जूता छुप जाता, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है और आपकी ये फोटो देख के तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लग रहा हो आप फोटो खिंचाते समय, किसी भी प्रकार की कोई भी परवाह नहीं है कि आपके कपड़े कैसे हैं, और सारा विश्वास, पूरा आत्मविश्वास के साथ आपने फोटो निकलवाई है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, कैसे फोटो निकालते हैं तो क्या कह देते हैं, रेडी प्लीज स्माइल, ऐसे तो रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान पाने की कोशिश तो की होगी। क्या कहता है कैमरामैन जब फोटो निकालते तो क्या कहते हैं, मैम यस सर, रेडी प्लीज स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए थोड़ा और हंस दीजिए। तो आपसे भी तो कहा होगा परंपरा के अनुसार, तो आपने हंसने की कोशिश तो की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। जरा व्यंग तो देखिए आप, शब्दों का चुनाव तो देखिए, एक उपमा का यहाँ प्रयोग तो देखिए कि क्या कहा है कि दर्द के गहरे कुएं के तल में, मतलब आपने जो कहानियां लिखी हैं वो तो दर्द भरी हैं, तो आप इतने दर्द में डूबे हैं। अब आपसे जब कहा गया स्माइल प्लीज, तो आप उस स्माइल को उस कुएं के तल से कैसे आपने धीरे धीरे गहराई से उस दर्द के सागर में या दर्द के कुएं में से अपनी मुस्कान उभारी होगी। कितना मुश्किल रहा होगा प्रेमचंद जी आपके लिए। बीच में ही, मतलब जब ये आप मुस्कान जोर ला ही रहे होंगे कि चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, और तभी फोटो वाले ने तो क्लिक कर डाला, फोटो खींच ली और फोटोग्राफर ने कह दिया थैंक यू। विचित्र यह है अधूरी मुस्कान, वो कह रहे हैं ये अच्युत विचित्र है आपकी अधूरी मुस्कान, आप पूरा हंस ही नहीं पाए। जब तक आपने हंसने की कोशिश की तब तक तो फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक की और थैंक यू बोल के निकल गया। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। वो कह रहा है आपकी ये मुस्कान नहीं लग रही, मुझे तो किसी का मजाक बनाते हुए लग रही, किसी प्रकार का व्यंग लग रहा है आपकी मुस्कान में। अब व्यंगकार को तो व्यंग ही दिखेगा ना हर जगह, तो वो भी वह कह रहा है मुझे आपकी मुस्कान में व्यंग समझ में आ रहा है। आगे देखिए परसाई जी और क्या कहना चाह रहे हैं प्रेमचंद जी से। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है और किसी पर हंस भी रहा है। ये जो मुस्कुरा रहे हैं तो परसाई जी को इनकी मुस्कुराहट किसी पर व्यंग लग रही है। कैसा आदमी है, एक तो फोटो इस पोशाक में खिंचा रहा हो, किसी को देख के हंस रहा है। ये परसाई जी को समझ में आया। अब चूंकि हम परसाई जी को पढ़ रहे हैं तो हम भी यही बोलेंगे, फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते भाई। अब वो कह रहे हैं भैया, जैसे हम किसी की फोटो देखते हैं, अरे यार ये फोटो में खाना खा रहा है, इसका तो मुंह खुला है। अरे भाई जब कैमरामैन को देख लेते तो मुंह बंद कर लेते, थोड़ा सीधे हो जाते, थोड़ा सा वो इतना सारा जो खाना प्लेट में रखा हुआ उस प्लेट को साइड में कर देते, थोड़ा बड़ा स्टाइल में कुछ निवाला ले लेते। तो ये हम लोगों की फोटो देखते ना, शादियों की फोटो देखने के बाद, एल्बम देखने के बाद कितने सारे कमेंट करते हैं, बहुत कम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत सारे, अरे ये ऐसा कर दिया, अरे कैमरा वाले ने देखा नहीं, इसकी फोटो तो कैसी भी निकाल दी और उसको एल्बम में लगा दिया, इसको हटा देना। तब कितने सारे व्यंग और कितनी सारी बातें करते हैं। ठीक यहाँ पर फोटो को देखते ये सारी बातें कर रहे हैं परसाई जी। फोटो ही खिंचाना था तो जरा ठीक से खिंचा लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ जाता। शायद पत्नी का, अब वो कह रहा है शायद पत्नी ने कहा होगा चलो फोटो निकलवाते हैं, इसीलिए प्रेमचंद जी शायद मना नहीं कर पाए होंगे और फोटो निकलवा ली। और तुम मतलब वो क्या कह रही है कि पत्नी ने, कह रहे हैं पत्नी ने कहा होगा और तुम अब, तो प्रेमचंद जी ने शायद ऐसा कहा होगा अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, लो तो मैं फोटो की जिद करी, चलो बैठ जाता हूँ। ऐसा तो वो क्या कर रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं कि ये फोटो को देख के ऐसे ही लग रहा है कि जबरदस्ती में खिंचवाई है, इसलिए कैसे भी बैठ चुके हैं, ना उन्हें जूते की चिंता है, ना उन्हें कपड़ों की, ना मुस्कुराहट की। पत्नी ने कहा होगा चलो फोटो निकलवाते, तो इनने भी कहा अरे नहीं मानोगी, चलो बैठ जाते हैं। परसाई जी की कल्पनाएं हैं, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, ये तो बड़ी ट्रेजेडी है, तो बड़ी घटना हो गई कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो।
क्या कह दिया इन्होंने प्रेमचंद जी के लिए। तो बड़ी ट्रेजेडी हो गई प्रेमचंद जी के पास कि उनके पास फोटो खिंचाने के लिए कोई नया जूता ही नहीं था, फटा जूता था। आगे देखते हैं। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। क्लेश, जो झगड़ा तुम्हारे अंदर चल रहा है, इस फोटो को जब मैं देखता हूँ और तुम्हारा चेहरा देखता हूँ प्रेमचंद जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन ही मन में कोई झगड़ा, कोई क्लेश चल रहा है, कोई दुख है, और जिसको महसूस करके मुझे भी रोना आता है। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता। लेकिन जब तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट है और आंखें जो हल्की सी हंस रही है, उसमें तो मुझे कोई तीखा कटु व्यंग नजर आ रहा है, तो मैं रुक जाता हूं। मैं नहीं रोता हूं कि किसी पर आप व्यंग कर रहे हो। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। एक और सलाह दे दी उन्होंने प्रेमचंद जी को कि भाई तुम्हें नहीं आता फोटो खिंचवाना। अगर तुम जानते ना कि ये फोटो मेरी कौन कौन देख लेगा, तो तुम फोटो खिंचाने के लिए किसी से, दोस्तों से, किसी से जूते ही ले लेते अच्छे। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। कहाँ व्यंग कर दिया परसाई जी ने, वर दिखाई समझ गए। वर दिखाई मतलब जब दूल्हे को देखने या लड़के को देखने जब दो लोग आते हैं विवाह के लिए, उसे वर दिखाई कहते हैं। तो कह रहे हैं कि मांगे के कोट से मतलब दूल्हे लड़के का विवाह होना है, लड़के के पास कोट नहीं है, अब देखने वाले आ रहे हैं आज, मतलब लड़की वाले आ रहे हैं, तो क्या करें, तो चलो दोस्त का कोट मांग लेते हैं आज के लिए। तो कह रहा है मांगे के कोट से तो दूल्हा दिख जाता है, और मांगे की मोटर से तो बारात निकल जाती है। यदि कार ना हो, गाड़ियां ना हो, तो भैया दूसरों की ले लो, थोड़ी देर को तो चाहिए आज रात भर को, चलो। तो मांगे की मोटर से तो बारात निकल जाती है। फोटो खिंचाने के लिए तो लोग बीवी मांग लेते हैं उधार। ये तो वर्तमान परिस्थिति पर करारा व्यंग है कि लोग फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी भी उधार मांग लेते हैं कि चलो भाई लोगों को लगे कि मैं शादीशुदा हूं। ये तो बहुत बड़ा व्यंग हो गया समाज पर। तुमसे जूते नहीं मांगते बने, लोग कोट मांग लेते हैं अपने आप को बर दिखाई के लिए, लोग बारात मोटर मांग लेते हैं और बारात ले जाते हैं, लोग तो बीवी मांग लेते हैं और कहते भैया फोटो निकलवानी है हमको। और तुम एक थोड़े दो जूते ना मांग पाए, एक जोड़ जूते ना मांग पाए, फोटो का महत्व नहीं जानते। अब परसाई जी के व्यंग में बहुत मजे भी आते हैं और साथ ही बहुत व्यंग, यदि ध्यान से आप उन्हें सुने तो कई जगह के निचोड़ होते हैं उनके व्यंग में। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते जैसे फोटो में खुशबू आने वाली हो, है ना। मतलब ये बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ना, तैयार होके जाएंगे, कपड़े बदलेंगे, ये हेयर स्टाइल, ये भले वो पासपोर्ट साइज की पासपोर्ट फोटो ही निकलनी हो, और साथ में परफ्यूम लगा लेते हैं जैसे उस फोटो में से खुशबू आएगी, तो खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, इतनी अच्छी फोटो निकलवाते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है, उस समय 8 1 आना 2 आना चलते थे ऐसे। तो कह रहा टोपी 8 आने में मिल जाती है, और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम के क्या मिलते होंगे। अंदाजा लगाए, आप समझ रहे हो। टोपी इज्जत होती है, जूता पैर में होता है। टोपी की कीमत कम, जूते की कीमत ज्यादा। ये है समाज का दिखावा, वर्तमान की परिस्थिति, लोगों की सोच, ये है। तो क्या कह रहे हैं, टोपी तो 8 आने में मिल जाती है, लेकिन उस समय भी जूता 5 रुपए से कम में नहीं मिलता होगा। जूता हमेशा टोपी से कीमती होता है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई। आप जाओ जरा बाजार में, आप मार्केट में निकलते हो, आप टोपी खरीदते हो तो आ जाएगी आपकी 50, 150, 200 में आ जाएगी, 500 में। लेकिन अच्छे जूते आप लेने जाते हो तो 1000 से आपको कम नहीं मिलेंगे। 1000, 2000, 5000, 8000, 10,000, बहुत जितने आप मांगना चाहो। ठीक, तो क्या है, जूते की कीमत तो हमेशा ही टोपी से अधिक रही है। एक जूते पर 2500 टोपियां निछार, मतलब 2500 टोपियां खरीद लेंगे तब एक जोड़ी जूता आएगा। ये कीमत रही है शुरू से जूते की। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। प्रेमचंद जी से कहते हैं इसका अनुमान तुम लगा नहीं पाए। टोपी तो तुम्हारी अच्छे मोटे कपड़े की बढ़िया है, लेकिन जूतों का महत्व तुम भूल गए, जबकि जूतों का महत्व तो लोग आज ज्यादा देते हैं। व्यक्ति क्या करता है, ऊपर से नीचे तक इंसान को देखेगा, अरे उसने चप्पल जूते सही नहीं पहने थे, अच्छे नहीं लग रहे थे,
बेकार थे, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई वो कंपनी के नहीं थे, साधारण ही थे, ऐसे ही थे, मजा नहीं आता। व्यक्ति वहां जाके देखता है, जूते देखता है, तो ये मांग है। आज लोगों का ये दिखावा है, आज ये उनकी पहचान है, तो ये वर्तमान है। आगे बढ़ते थे, क्या करें, तुम अनुमान नहीं लगा पाए दोनों का। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। मतलब ये जो विडंबना है, ये मन का जो आपाधापी मेरे अंदर चल रही है, मुझे कभी इतना चुभने वाली नहीं थी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि कैसे तुमने फटे जूते में फोटो निकलवाई। तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते हो। वो कह रहे हैं आपके नाम के आगे जाने कितने विशेषण लग जाते हैं। आप कथाकार हो, आप उपन्यास सम्राट हो, आप युग प्रवर्तक हो, क्या क्या लोग आपको कहते हैं, मगर फोटो में तुम्हारा जूता तो फटा ही हुआ है ना। क्या हुआ, अब सुनिए मेरी बात। ये जो उनकी पहचान है, क्या ये पहचान में इसका भी कोई काम है? ये तो कुछ भी पहन लें, फटा जूता हो, सिला जूता हो, अच्छा जूता हो, बुरा जूता हो, लेकिन उनके नाम से कभी ये हटेंगे नहीं हटेंगे। हिंदी साहित्य जब तक है तब तक प्रेमचंद्र का नाम लिया जाएगा सम्मान के साथ। कभी किसी ने उनकी फोटो को देखकर नहीं कहा इनका कुर्ता पुराना है, इनकी धोती पुरानी है, इनका जूता फटा हुआ है। लेकिन बताया है ये व्यंग्यकार ने कि भाई आपके नाम के आगे ये सब कुछ लगते हैं लेकिन जूता फटा है। लेकिन वो कहना भी चाह रहे हैं कि इस व्यक्ति का फटा जूता तो किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि उनके नाम के आगे इतनी विशेषण जुड़े हुए हैं, इतने वो महान है, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, युग प्रवर्तक हैं, उपन्यास के सम्राट हैं। तो वही मैंने आपसे कहा था कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा होता है, वो अपनी पहचान अपने गुणों से बनाता है, अपने कपड़ों से नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। यदि व्यंग्यकार भी जूतों की बात कर रहे हैं तो उनके इस जूतों के व्यंग में कोई व्यंग ही छुपा है जो हम तक वो पहुंचाना चाहते हैं। हम आगे देखते हैं कि क्या है। मेरा जूता कोई भी अच्छा नहीं, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, वो कह रहे हैं। ये ऊपर से अच्छा दिखता है, वो अपने जूते की बात करें, मेरा भी जूता अच्छा नहीं है पर ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर नहीं निकलती मेरे जूते में से, पर अंगूठे के नीचे का जो तलवा है, तला मतलब नीचे का तला, जहां जूते का हिस्सा जहां पर अंगूठा रहता है वो फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है पर पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ भी जाता है। जब मिट्टी में कोई पैनापन आ जाता है, कोई पत्थर आ जाए तो चुभ भी जाता है, उसमें लहू लोहान हो जाता है, रक्त निकलने लगता है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा घिस चुका है। क्या हम ऊपर से तो दिखावा करते हैं, अंदर हम कितने खोखले हैं यह हम ही जानते हैं। व्यक्ति ने पहनने के लिए तो बहुत कुछ पहन के लोगों के सामने पहुंच गए, अंदर कितना ज्ञान है, जेब में क्या है, क्या उसका अस्तित्व है, क्या उसका व्यक्तित्व है, क्या उसकी पहचान है। तो यहाँ पर अंगुली का दिखना, जूते का ऊपर से फटना, जूते का नीचे से फटना, तलवे का घिस जाना, ये बताता है कि व्यक्ति अंदर से पूरे तरीके से घिस चुका है। अंदर कोई ज्ञान नहीं, कोई उसकी पहचान नहीं, कोई उसका अपना अस्तित्व नहीं, लेकिन ऊपर दिखाने के लिए वो बहुत कुछ करता है कि भाई ऊपर से ना हमारी कोई ऐसा दिख जाना चाहिए कि जहाँ लोग हमें पहचान जाएं। तो आपकी अंगुली ऊपर की तरफ दिख रही है लेकिन आप अंदर से सुरक्षित हैं। मैं अंदर से फटा हुआ हूँ, ऊपर से सुरक्षित हूँ। तो व्यक्ति अंदर से क्या है वो बाहर दिखाना ही नहीं चाहता, अंदर कुछ और बाहर कुछ और जो सिंपल सादा व्यक्ति होता है उससे कुछ भी छुपाने और दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो वो अंदर है वो बाहर है। तो वो क्या कह रहे हैं, अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस चुका है। ये उन्होंने अपने जूते की जो बात की है, ये समाज पर जो मैंने बताया वो व्यंग था और सही बात थी। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कह रहे हैं तुम पर्दा मतलब ढकना, लोग ढक रहे हैं, लोग ढक रहे हैं अपना तरीका, लोग ढक रहे हैं अपने ढंग, लोग ढक रहे हैं अपनी पहचान, जो कहीं लोग ढक रहे हैं अपने दोष, अपने गुणों को उबारने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कम है, लेकिन दोष ज्यादा है जिनको ढकने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर पर्दे का बहुत महत्व है, वो हर किसी को हर चीज को पर्दे के माध्यम से ढक देते हैं। घर में कोई आया कचरे को ढक दिया, घर में कोई आया जो फैला हुआ सामान है उसको ढक दिया, हमने कुछ लिखा और हमसे गलती हो गई, हमने उसे व्हाइटनर से ढक दिया। हम कहाँ कहाँ उसे ढकने का प्रयास करते हैं। हम अपनी बातों से अपने दोषों को ढक देते हैं, हम अपनी बातों से अपनी गलतियों को ढक देते हैं।
हम सॉरी बोलकर अपनी गलतियों को ढक लेते हैं। हम कहाँ कहाँ पर्दे का इस्तेमाल करते हैं, और वो कह रहे हैं कि आप पर्दे का इस्तेमाल ही नहीं करते। पर्दे से ढकना भी नहीं आता आपको, आप गलतियां ही नहीं छुपाना जानते। जो आज के लोग पर्दे पर अब कुर्बान हो रहे हैं, हर जगह उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको नहीं आता। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, बड़े ठाठ से, बड़े ठाट वाट के साथ आप ऐसे फटा जूता पहनो जैसे आपने कहीं का बड़ी कंपनी का बड़ा ही महंगा जूता पहन के रखा हो फोटो खिंचाने के लिए। तो वो कह रहे तुम फटा जूता भी ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। वो कह रहा मैं नहीं पहन सकता ऐसा जूता, नीचे से तलवा फटा हो चलेगा पर उंगली नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा परसाई जी का कहना है। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा। वो कह रहा भाई जैसी आपने खिंचाई है ना, ये उंगली दिख रही है, मैं तो जिंदगी भर फोटो ना खिंचाऊं पर ऐसे नहीं खिंचाऊंगा। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। वो कह रहे मेरी जीवनी मेरे जाने के बाद, मेरी जीवनी भले ही मेरी फोटो ना मिले तो लोग बिना फोटो की छाप दें, लेकिन जिसमें पैर की उंगली निकल रही हो ऐसे फटे जूते में तो मैं अपनी फोटो नहीं निकलवाऊंगा। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान, तुम जो हंस रहे हो ना, ये व्यंग भरे मेरे हौसले पस्त कर देती है, मतलब मेरे हौसलों को गिरा देती है। आखिर क्यों हंस रहे हो? फटा जूता पहने हो और किसी और पर व्यंग कर रहे हो, तो ये आप कैसे हंस रहे हो? ये परसाई जी कह रहे हैं उनसे। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये जो आप हंसे जा रहे हो? क्या होरी का गोदान हो गया? गोदान इनका उपन्यास है जिसमें होरी की कहानियां हैं। होरी, उसका बेटा गोबर, उसकी पत्नी धनिया, बेटी रूपा, उसके मित्रगण, उसके गांव वाले, उस पर पूरा एक उपन्यास लिखा हुआ है जहां होरी की बहुत ही आर्थिक तंगी की परिस्थितियों की बात की गई है। तो कह रहे क्या होरी का गोदान हो गया? मतलब जो गोदान करना है उसे गाय का दान, तो क्या वो हो गया इसलिए मुस्कुरा रहे हो आप? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? पूस की रात भी उनकी बड़ी अच्छी एक कहानी, इसमें उन्होंने कहा कि पूस की रात जो उनकी लिखी हुई रचनाएं, इन्होंने भी कहा है कि पूस की रात में क्या नील गाय ने हल्कू का बैल चर दिया इसलिए आप प्रसन्न हो गए? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? ये उनकी कहानी और इनके रचना की सारी बातें हो रही हैं। क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़ नहीं सकते, क्या छोड़ नहीं सकते, या वो इसलिए हंस रहे हो? मतलब ये क्या आपकी रचनाओं में ये घटनाएं हो चुकी हैं इसलिए आपको हंसी आ रही है, मतलब पूर्ण हो गई हैं इसलिए आप मुस्कुरा रहे हो? आखिर क्यों मुस्कुरा रहे हो? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। तो ये भी एक कहानी है उनकी कि माँ जो उनकी औरत थी तो वो बहुत अमृत अवस्था में थी, मरी हुई थी, उसके चंदे जो उसके कफन के लिए जो चंदा आया उसमें दोनों बाप बेटों ने क्या पी ली, शराब पी ली थी। ऐसी एक कहानी है उनकी। तो वही मुस्कान मालूम होती है कि ऐसा कुछ ही मुझे हंसी का कारण लग रहा है आपकी इन घटनाओं से। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, फिर मेरी नज़र आपके जूते पर पड़ जाती है। कैसे फट गया? यह मेरी जनता के लेखक, यहाँ उन्होंने संबोधित क्या किया है, हे मेरे जनता के लेखक, बताइए जूता कैसे फटा? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या आप बहुत लंबा चल के गए हैं कहीं कि जूता फट गया? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाया? सोचो व्यंगकार ने कहाँ तक ले गए उनको, प्रेमचंद जी के उस फटे जूते की बात को। कहीं बनिए के दुकान में आपको पैसे तो नहीं भरने थे, आप किराना लेने गए हो और वो पैसे आप नहीं दे पाए तो तगादा करने के, तगादा मतलब जब वो मांग रहा है, बार बार वसूली कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? मील दो मील तगादे से, मतलब उसके बार बार मांगने से बचने के लिए आप मील दो मील चल कर गए हो, इसलिए तो नहीं फट गया। चक्कर लगा कर लौटते रहे। जूता चक्कर लगाने से फटता नहीं है, घिस जाता। वो कह रहे जूता जब हम चलते बहुत चल रहे थे तो फटता नहीं है, नीचे से घिसता है उसका तला। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। यहाँ पर कुंभन दास जी की बात है कि आज जब फतेहपुर सीकरी जाते थे तो इतना चलते थे कि जूता घिस गया। उसे बड़ा पछतावा हुआ और उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। तो कुंभन दास जी ने एक बात अपनी उस रचना में कही कि जब उनके पैरों के जूते घिस गए तो वो कहते हैं, आने जाने में मेरी पनैया, मतलब मेरे जूते घिस गए और जूते घिस जाने से पूरा ध्यान जूतों पर रहा। बिसर गयो हरि नाम, मेरे मन से हरि का नाम तो भूल ही गया मैं। जब ये पैर घिसने लगे, नीचे जमीन में लगने लगे जूते घिसने के कारण, तो मेरे मन से ध्यान तो क्या हो गया, हट ही गया। किसका? भगवान का। मेरा ध्यान तो जूतों में चला गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको करवों परे सलाम। वो कह रहे हैं कि और ऐसे बुलाकर, मतलब
इस तरीके से मुझे बुलाया है, तो मुझे क्या इस तरीके की उन्होंने बात कही है कि जिनके देखे दुख उपजत, मतलब जिनके देखने से दुख उपजता है तिनको करवों परे सलाम, उन लोगों को भी अब सलाम करना पड़ रहा है मुझे, जिनको देखकर मुझे कष्ट होता था। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है, ये उन्होंने कहा। परंतु जूता फटा कैसे, फिर उसी बात पे आ गया, जूता कैसे फट गया आपका? क्या आपको कहीं ठोकर लग गई है? किसी सख्त, किसी कठोर चीज से ठोकर मारते हो क्या? कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। ये और कल्पनाएं करते हैं, कहीं जूता आपका किसी सख्त चीज से टकरा तो नहीं गया? कोई ऐसी वस्तु तो नहीं थी जिस पर बहुत दिन से कोई परत चढ़ती गई हो मिट्टी की किसी की, तो आप उसे अपने पैर से जूता मार मार कर उसे आप हटा रहे हो, इसलिए जूता फट गया हो? कोई टीला आ गया हो मिट्टी का, जो रास्ते पर खड़ा हो, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया हो, उस पर जूता दिया हो एक, ये टीला हट जाए। मतलब ये सोच देखो जरा, आप एक व्यंग्यकार, एक लेखक की सोच देखो कहाँ तक पहुंच रही है कि किन किन माध्यमों से जूता फट सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं जब व्यक्ति का जूता फट सकता है। मुझे पता है ये सुनते सुनते आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी भी छूट गई होगी। ये व्यंग लिखने का तरीका देखो कि जूते को छोड़ा नहीं, तो भैया आप लोग भी फोटो खिंचवाएं तो अपना देख लेना कि क्या कुछ ऐसा ना हो कोई आपकी फोटो लेके आ जाए। तो आप क्या कहेंगे, नहीं भैया आज के तो फोटो कुछ अलग ही खींचे जाते हैं, हम तो इतना सा कहीं कमी नहीं छोड़ते फोटो निकलवाने में, कहीं एंड वेंड नहीं देखना चाहिए हमको। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, अब तुमने टीले पर पैर मारा होगा तो उससे बचकर बाजू से निकल जाते। क्यों टीले पर पैर मारा? टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। वो कह रहे हैं कि हर नदी पहाड़ तोड़कर नहीं निकल पाती है, कोई रास्ता भी बदल लेती है। जब पहाड़ नहीं टूटता है, वहां से पानी नहीं निकल पाता है, तो नदियां जबरदस्ती उसको ठोकने पीटने नहीं लगती, वहां से दूसरा रास्ता निकाल लेती हैं। तो तुम भी टीले के बगल से निकल आते, घूमकर भी चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके, तुमने समझौता नहीं किया, बस उस टीले को फोड़ना चाहा। क्या तुम्हारी वही कमजोरी थी, टीले को फोड़ना, जो होरी को ले डूबी? जिस तरीके से होरी कहानी में, उस उपन्यास में जिस तरीके से होरी परेशान संकट में पड़ गया, अपनी नेम धर्म वाली कमजोरी कि हमारा नाम लोगों के सामने डूब ना जाए, क्या आपने भी वही काम कर लिया? वही सोच विचार में आप लगे रहे? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, होरी की भी यही कसी हुई जंजीर थी कि लोग हमारे बारे में कुछ गलत ना बोलें, हमारा नाम हमारा धर्म बना रहे। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। वो कह रहे तुम्हारी मुस्कुराहट से नहीं लग रहा कि नाम धर्म के कारण ये किया है, वो तो कोई तुम्हारी मुक्ति थी जिससे तुमने इस तरह का काम किया कि तुमने देखा ही नहीं। तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती, मतलब अब वो क्या कह रहे हैं, सारी बातें हटा, वो कह रहे हैं आपकी पाँव की उंगली ऐसा लग रहा किसी को कुछ बताना चाह रही है। अभी तक तो हमारी हाथ की उंगली संकेत करती थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पैर की उंगली भी संकेत कर रही है किसी के लिए, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। वो कह रहे हैं आप हम घृणा के लिए क्या कहते, तुम ऐसे हो, तुमने ये किया, क्यों बोला? तो लोग तो हाथ की उंगली से करते हैं, क्या तुम पैर की उंगली दिखाना चाह रहे हो कि क्यों ऐसा किया? ये तो व्यंग है भाई। अब देखो और उन्होंने कह दिया, क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया कि ये हटाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से, तो जूता फट गया तो उसको इशारा कर रहे हो। मैं समझता हूँ तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ क्या तुम कहना चाह रहे हो, और यह व्यंग मुस्कान भी मैं समझता हूँ कि क्यों तुम्हारी ये मुस्कान निकल रही है और किस पर व्यंग हो रहा है। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। वो कह रहा है मुझे लगता है आप मुझ पर ही हंस रहे हो या हम लोगों पर, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं उन पर हंस रहे हो आप, कि नीचे से कुछ नहीं बचा, अंदर सब खोखला, बस बाहर जो कवर चढ़ा हुआ है वो दिखावे का है। तो आप हम लोगों पर हंस रहे हो जिनका तलवा जूते का घिस गया लेकिन ऊपर से जूता सही है, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल जाते हो, और तुम उन पर भी हंस रहे हो जो टीले को नहीं हटाते बल्कि रास्ता दूसरा बना लेते हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता अपना फाड़ा है,
अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बचा रहा। मैंने मारा जरूर उसको, टीले को, उसको फोड़ने की कोशिश की, पर मेरा पैर बचा रहा। मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश करते रहे। वो कह रहा है कि मैं तो टीले को हटाने की, वो मतलब व्यंग्यकार कह रहा है उनकी तरफ से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इसलिए हंस रहे हो कि मैं तो टीले हटाने का प्रयास करता रहा, जूता फट गया लेकिन अंगुली को चोट नहीं आने दी, लेकिन तुमने तो अपने तलवे को ढकने के चक्कर में कि कोई देख ना ले, तुम्हारा तलवा ही घिसता चला गया, तलवे का नाश हो गया। तुम चलोगे कैसे? मैं तो उंगली दिख रही है, चल सकता हूँ, जूता फटा है ना, पैर सुरक्षित है, पर तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, कह रहा, और व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। वो फिर उन्होंने बोला, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने सारी बातें कर दी कि शायद तुम्हारी ये अंगुली क्या दिखाना चाह रही है कि आज लोग समाज में दिखावे पर चल रहे हैं, अंदर से खोखले हो जाएं, सब कुछ फट जाए, लेकिन ऊपर से दिखावा सही सलामत होना चाहिए, ऊपर से व्यक्ति का कवर सही सलामत होना चाहिए। तो मेरी तो उंगली ही दिख रही है, मैं अंदर से भी सलामत हूँ, बाहर से जूते ही तो फटा है, फट जाने दो, पर आपका तो तलवा घिस गया, आपका तो अंदर से आप खोखले हो गए, लेकिन लोगों के सामने दिखावा कर रहे हो, अंदर से तो आप घिसे पिटे और तकलीफ में ही हो। लोगों को मुस्कुराहट, मुस्कान दिखाकर, मतलब जूता साफ दिखाकर लोगों को दिखाना चाहते हो मैं बढ़िया हूँ, सब मस्त चल रहा है, ये कहकर क्या दिखाना चाहते हो? आप अंदर से भी अच्छे हैं। तो ये व्यंग था जो कहा कवि ने यहाँ पर, सॉरी व्यंगकार ने, व्यंग जूते, फटे जूते से उठाते 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 उन्होंने कह दिया ये फटा जूता तो हम पर ही व्यंग कर रहा है। ठीक, तो ये व्यंग्यकार की शैली थी, बहुत ही अच्छी। मुझे तो पढ़ने में और आपको पढ़ाने में बहुत मजा आया। मुझे लगता है, ये उम्मीद है कि आपको भी सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं हम पाठ के अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, जो छोटे छोटे होते हैं, 2 नंबर के आते हैं। अति लघुत्तरीय तो 1 भी नंबर का आता, शब्द 1 शब्द वाले भी होते हैं कि प्रेमचंद की वेशभूषा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय में उन्होंने बड़ा दिख रहा है आपको, ये 2 नंबर वाला ही होगा। लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी का यहाँ पर मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, पैरों में कैनवस के जूते हैं जिनमें क्या है, नहीं, चेहरा उनका पतला है, मूंछों के कारण उन्होंने चेहरे को थोड़ा भरा दिखाया है, पाँव में कपड़े के जूते हैं जो कि कैनवस के हैं, और वो फीते जो बंधे हुए हैं वो भी ढंग से नहीं बंधे हुए हैं, और जूते में एक छेद है जिससे अंगुली बाहर निकली हुई है। ये सारी वेशभूषा आप भी पहचान गए होंगे। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर बताइए कि परसाई जी ने फोटो में प्रेमचंद के जूतों का वर्णन किस तरह किया है। तो प्रेमचंद के जूतों का वर्णन किया है कि कैनवस के जूते हैं जिसमें बाएं पैर का जो जूता है वो अच्छा है, लेकिन दाहिने पैर के जूते में से एक अंगुली बाहर निकल रही है, फटा हुआ है। कैनवस के उन जूतों की जो ऐसे बंधों को तर बेतर बांधा है, बेकार तरीके से बांधा है कि उसमें से लोहे की जो पतरी है वो भी निकल गई है, और किसी भी तरीके से जो बंध है वो बंधे हुए हैं। ये देखिए, ये मेरी बात हो गई। ये आप यहाँ पर देख लीजिए कि परसाई जी ने फोटो में प्रेमचंद के जूतों का वर्णन करते हुए कहा है कि फोटो में प्रेमचंद में के पांव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं, अलग बेढंगे। ऐसा अक्सर जूतों की लापरवाही से होता है, तो जूतों की जो पीतल की या जो पत्ती की, लोहे की जो पत्ती होती है वो निकल जाती है। और दाहिने पैर का जो अंगूठा है, जूता है, वो तो ठीक है, लेकिन बाएं पैर का जूता जो है वो फटा हुआ है और एक अंगुली निकली हुई है। प्रेमचंद के जूतों को देखकर लेखक को रोने की इच्छा क्यों होती है? 2 कारण लिखिए क्यों होती है। एक तो जूता फटा हुआ है, उन्होंने किस तरीके से फोटो खिंचवा ली, जूते को देखा ही नहीं। इतने महान साहित्यकार होने के बाद भी प्रेमचंद बदहाली की स्थिति से गुजर रहे थे, जिसका लेखक को दुख था। कितने बड़े साहित्यकार होने के बाद भी, उपन्यास सम्राट होने के बाद भी उनकी जो हालत थी वो ठीक नहीं थी। दूसरा कारण था, उनके पास विशेष अवसर पर पहनने के लिए जूते नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे। उनकी आर्थिक दुर्अवस्था को देखकर लेखक बहुत दुखी थे कि महान साहित्यकार, उपन्यासकार होने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। और दूसरा कारण यह था कि किसी विशेष अवसर पर उनके पास पहनने के लिए कपड़े और जूते दोनों ही नहीं थे। उनकी आर्थिक जो व्यवस्था थी, आर्थिक तंगी बहुत अधिक थी, इस कारण से ये दुखी थे। पाठ के आधार पर बताइए कि प्रेमचंद के जूते फटे होने का वास्तविक कारण क्या था। किस कारण से प्रेमचंद के जूते फटे होंगे? तो प्रेमचंद के जूते देखिए, यहाँ पर उन्होंने व्यंग्य के रूप में तो बताया है कि वास्तविक कारण रहा होगा धन का अभाव, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, उस समय जूते महंगे रहे होंगे,
प्रेमचंद के जूते फटे होने का एकमात्र कारण यही रहा होगा कि धन की कमी के कारण नए जूते वो खरीद नहीं पाए होंगे, इसलिए पुराने फटे जूतों से ही अपना काम चला रहे थे। तो आर्थिक तंगी, जूतों का महंगा होना और आर्थिक तंगी के कारण वो जूते खरीद नहीं पा रहे थे। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है? तो लेखक इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाह रहा है कि वर्तमान की युग में बात को छिपाने के लिए लोग पर्दे का इस्तेमाल करते, छिपाए रखते हैं। देश के सामान्य लोग किसी भी बात को छिपाकर रखने के लिए आजकल के गुण को अपनाए हुए, मैंने आपसे बताया था कि लोग अपने दोषों को अपने गुणों से ढकने का, जबरदस्ती के गुणों से ढकने का, जो कि दिखावे वाले गुण होते हैं, उनसे ढकने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु प्रेमचंद को इस प्रकार के प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। वे छिपाने में विश्वास नहीं रखते हैं। वे जैसे थे वे वैसे ही लोगों के सामने आना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। उनमें बनावटी का, कतई दिखावे का कोई भी प्रयोजन उनके अंदर नहीं है। तो क्या है कि वर्तमान में लोग अपनी हर गलती को ढकना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। उसको छुपाने के लिए पर्दा मतलब वो पर्दा नहीं कि हमने पर्दा ही लगा दिया, मतलब इस तरीके की बातों को, डींगों को हाँकेंगे कि उनकी कमियां छुप जाएं। लेकिन प्रेमचंद जी इस तरह के छुपाने में विश्वास नहीं रखते थे। वो जैसा है वैसे ही लोगों के सामने दिखना चाहते थे, उनके अंदर बनावट नहीं था। अगला प्रश्न है, पर्दे के महत्व पर प्रेमचंद और लेखक की सोच किस प्रकार भिन्न थी? तो प्रेमचंद और लेखक की सोच, एक बात याद रखना, यहाँ प्रेमचंद अपनी सोच खुद व्यक्त नहीं कर रहे हैं। व्यंग्यकार ने, परसाई जी ने जब प्रेमचंद्र के फटे जूते उस फोटो में देखे, उस पिक्चर, उस तस्वीर में देखे, तो तस्वीर से ही सारी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो वर्तमान में तो पर्दे का बहुत महत्व है। लोग क्या करते हैं, अपनी गलतियां छुपाने के लिए पर्दा के इस्तेमाल करते हो। पर्दा कर्टन नहीं, यहाँ पर्दे की बात है कि अपनी बात को छिपाने के लिए, अपने दोषों को छिपाने के लिए वो इस तरीके से लेप करते हैं अपनी बातों का, किसी भी तरीके से उस दोषों, उस गलतियों को छिपाना चाहते। तो लेखक क्या मान रहा है? लेखक तो पर्दे को, कमियों को छिपाने में पर्दे का इस्तेमाल सही मान रहा है। वो कह रहे हैं कि यदि प्रेमचंद फोटो खिंचाते समय अपनी धोती से यदि उस जूते को ढक लेते तो भी वो छुप जाता, यदि किसी से मांग कर पहन लेते तब भी वो सही होता। आजकल सही दिखना, सही लगना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें समझौता ही क्यों ना करना पड़े। वो कह रहे हैं कि ये कोई गलत बात नहीं थी किसी से जूते मांग लेते, क्योंकि आज का समय क्या है, इसमें विश्वास नहीं किसी से मांगे, वो बस दिखना चाहिए कि आपने सही कुछ पहना हुआ है, चाहे वो समझौता ही क्यों ना करना पड़े उन्हें अपने से। जबकि प्रेमचंद समझौते के सख्त विरोधी थे। वे किसी भी बात को पर्दे के पीछे छुपाकर नहीं रखना चाहते थे, उसमें विश्वास नहीं करते थे। वो विश्वास करते थे कि जो है वो सामने है। उन्होंने अपनी किसी भी कमी या अभाव को छुपाने का प्रयत्न नहीं किया। इस प्रकार प्रेमचंद और लेखक के पर्दे के महत्व अलग अलग थे। लेखक पर्दे का महत्व सही मानते थे कि कमियों को छुपाने के लिए पर्दा कर लेना चाहिए। प्रेमचंद जी को जूते मांग लेना चाहिए थे किसी और से। और एक और बात हम जोड़ सकते कि वो अपनी धोती से ढक लेते, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति यही है कि लोग देखना चाहते हैं अच्छा, सही, कमी ना हो। किंतु वहीं प्रेमचंद जी दिखावे से दूर थे। वो कहते थे कि जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहिए। उन्हें दिखावे का उनके अंदर कोई प्रयोजन, मतलब कोई किसी भी प्रयोजन से वो दिखावा नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार प्रेमचंद और लेखक दोनों में ही पर्दे को लेकर अलग अलग बातें थी, अलग अलग महत्व था। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। लेखक के अनुसार यह पंक्ति प्रेमचंद के फटे जूते के किस प्रकार से संबंध रखती है, ये बात। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि चक्कर जब हम लगाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हमारा जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। उक्त पंक्ति प्रेमचंद के फटे जूते में किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखती है, क्योंकि प्रस्तुत पंक्ति समाज के उन व्यक्ति की ओर संकेत करती है जो समाज द्वारा बनाई गई परिपाटी परंपरा का विरोध किए बिना उस पर चलते रहते हैं। प्रेमचंद का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। वे समाज की कुरीतियों, जड़ परंपराओं, अप्रासंगिक मान्यताओं इत्यादि का विरोध करते थे। पाठ में उनके जूते का फटा होना समाज की इन बुराइयों की तरफ संकेत करता है कि वो ठोकर मारने के रूप में उन्होंने प्रयोग किया है कि आपने समाज की इन कुरीतियों पर इतने प्रहार किए हैं उनको हटाने के लिए कि आपका जूता फट गया। इस उद्देश्य से इसको पाठ को लिखा गया है कि आपने समाज की बुराइयों को, जो टीले का नाम दिया गया, जो चक्कर लगाने का, जो चलने का नाम, कि समाज में व्याप्त बुराइयों को हटाने के लिए आपने इतने चक्कर लगाए, इतने प्रयत्न किए, इतने पैरों से ठोकर मारी कि आपका जूता फट गया। तो यहाँ पर जो लेखक का, यहाँ पर प्रेमचंद जी का जूता है, वो इस बात से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता कि उन्होंने चक्कर लगाए, बल्कि इस बात से कि वो समाज की परिपाटी को लेकर, समाज की बातों को लेकर बिल्कुल भी
भी नहीं काम करते थे, वो समाज से भिन्न काम करते थे। मतलब समाज से जो कुरीतियां हैं उनको हटाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया है। तो यहाँ पर जो पंक्ति है ये इनके प्रेमचंद जी के जूते फटने से बिल्कुल अलग है। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते से निकली अंगुली को व्यंग मुस्कान क्यों कहता है? लेखक हरिशंकर परसाई, इससे संबंधित है एक और हम अथवा में लगाएं तो, कि लेखक हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के पैर की अंगुली के इशारे में किस व्यंग मुस्कान के होने की बात करते हैं? तो व्यंग मुस्कान मतलब क्यों, ये व्यंग मुस्कान की बात की गई है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, किस लिए? तो लेखक कहता मैं समझता हूं कि तुम्हारी अंगुली का इशारा भी मैं समझता हूं कि यह व्यंग और मुस्कान जो तुमने जो पैर की उंगली जो दिख रही है ना, वो भी किसी पर व्यंग कर रही है। तुम्हारे चेहरे की जो मुस्कुराहट है फोटो में, वो भी किसी पर व्यंग कर रही है। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। किस बात पर? कि हम अंगुली छिपाए और तलवा घिस रहे हैं, मतलब हमारा पैर घिसा चला जा रहा है, हम तकलीफ में हैं लेकिन हम छुपाए हुए हैं। तुम कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बचा रहा, मैं चलता भी रहा, परंतु तुम लोग अंगुली ढकने के चक्कर में अपने तलवे को पूरा घिस डालते हो। मगर अब तुम चलोगे कैसे? इसलिए लेखक ने फटे जूते से निकली अंगुली को व्यंग मुस्कान में कहा है कि तुम्हारी ये अंगुली हम लोगों को व्यंग कर रही है कि हमने तो अपना दिखावे के चक्कर में अपना तलवा तो फाड़ लिया, पर ऊपर से जूते को सुरक्षित रहने दिया। किसी भी समाज की कुरीतियों को हमने आवाज नहीं उठाई, इसलिए हमारा जूता सुरक्षित है। और मैंने ठोकर मारी, उससे बचकर चलने का प्रयास नहीं किया, इसलिए मेरा जूता फटा जरूर लेकिन पैर सुरक्षित है। हमने वो कुरीतियों को हटाने का जो प्रयास किया उसमें सफल कहीं ना कहीं हुए, पर आप बचते रहे, तलवा घिसता रहा, दिखावा करते रहे, अंदर से खोखले हो गए, घिस गए, लेकिन बाहर की दुनिया आप दिखावे की बनाए रखे। तो ये यहाँ पर जो अंगुली है ये यही व्यंग कर रही है कि आप दिखावा कर रहे हो और मैं जैसा हूँ, मैंने समाज की कुरीतियों के साथ ठोकर उनको मारी है, तो ठोकर मार के भी मैं अपना पाँव बचा पाया जबकि आप नहीं बचा पाए। कुम्भन दास कौन थे? उन्हें पछतावा क्यों हुआ? प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर कुम्भन दास भक्ति काल के कृष्ण भक्त थे। उनका जूता फतेहपुर सीकरी में आते जाते में घिस गया, साथ ही इस दौरान वे ईश्वर को भी भूल गए थे। पैर का जूता घिस जाने से उस दर्द के कारण, तकलीफ के कारण वो कह रहे कि मैं ईश्वर को भी भूल गया। तो उन्हें इस बात का पछतावा हुआ कि जूतों पर इतना ध्यान गया कि मुझे ईश्वर पर ध्यान ही नहीं आया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, अर्थात आने जाने में जूता घिस गया और ईश्वर का नाम भी हृदय से निकल गया। इसलिए उन्होंने कहा है कि ऐसे दाता को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। ऐसे दाता को मतलब जो हमें दुख भी देते हैं लेकिन हम उनको प्रणाम भी करते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे दाता को दूर से प्रणाम करना चाहिए। ऐसे उन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में जो टीले शब्द आया है वो किन संदर्भों के लिए किया गया है प्रयोग? प्रेमचंद का इन टीलों से क्या और कैसा रवैया रहा? तो यहाँ पर टीले जो कहा गया है, टीले का प्रयोग है जीवन की सहज गति में बाधक। मैंने कहा ना टीला, अभी मैंने जस्ट इसके पहले से और पहले बताया था कि टीले पर ठोकर मारना समाज की बुराइयों कुरीतियों पर उन्होंने ठोकर मारी। तो टीला किसको कहा गया है? समाज में व्याप्त अनेक बुराइयां, जो समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, अनेक बुराइयां, कुरीतियां, रूढ़ियां, भ्रष्ट आचरण आदि के लिए टीला कहा गया है, जिस पर ठोकर मारी है प्रेमचंद जी ने। हमारे चारों ओर शोषण, अन्याय, अस्पृश्यता, वर्गभेद, वर्णभेद जैसी समस्याएं हैं। वर्गभेद जो हम ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र में बांध देते हैं, वर्णभेद जो हम गौर रंग और कृष्ण रंग में बांट देते हैं, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का जो व्यवहार लोग करते हैं, अन्याय जो शोषण होता है शोषितों के प्रति। तो ये वो क्या है, समाज में खड़े हुए ये सारे टीले हैं जिन पर प्रेमचंद जी ने ठोकर मारी है। उनसे बचकर नहीं निकले कि ठीक है जाने दो, हमारे साथ थोड़े हो रहा है, ये तो उन लोगों के साथ हो रहा है, हम बचकर निकल जाते, अपना काम धंधा देखे, क्या करना है लोगों से। तो कह रहे हैं मैं टीले से बचकर नहीं निकला, मैंने उस बुराइयों के लिए अपने पैर से ठोकर मारी, उससे मैं लड़ने का प्रयास किया, इसलिए मेरे जूते फट गए। मतलब मुझे वो सहना पड़ा, कोई बात नहीं। तो वो क्या किया, टीले का अर्थ किसके लिए दिया है? समाज की बुराइयों के लिए। अनेक टीले खड़े, इनको पार करने के प्रयास में उम्र बीत जाती है। प्रेमचंद ने ऐसे टीलों को अपने शब्द बाणों से भेदने का प्रयास किया है। मतलब प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी में
ऐसे ऐसी बातें और ऐसे ऐसे समाज के उन शोषण वर्गों के बारे में लिखा है, ऐसी कहानियां उपन्यासों को लिखा है जो लोगों को अंदर से झकझोर डाले। लिखकर उन्होंने अपनी लेखनी को सशक्त माध्यम बनाया है कि व्यक्ति जो शोषित हो रहा है, व्यक्ति जो पीड़ित है, उस वो व्यक्ति को इससे उभारा जाए, निकाला जाए, बाहर किया जाए। तो ये क्या थे, ये टीले उसके लिए प्रयोग हुआ है। कोई बाकी कोई मिट्टी का टीला नहीं था जहां उनका प्रेमचंद जी का पैर पड़ा और जूते फट गए, नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि जितनी भी व्यंग किया है परसाई जी ने, ये ऐवे ही नहीं कर दिया, मजाक में नहीं किया। उनकी हर एक पंक्ति में, हर एक शब्द में कहीं ना कहीं उपमा रूपक का प्रयोग हुआ है, कहीं ना कहीं उपमा लिया हुआ है, किसी को उपमा उन्होंने दी हुई है। उनके व्यंग इस तरीके के हैं। प्रेमचंद को दिखावा करना नहीं आता था। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सही, हम इससे पूर्णतः सहमत हैं कि प्रेमचंद को दिखावा करना नहीं आता था। प्रेमचंद जी जैसे थे वैसे ही दिखना चाहते थे। यदि वो दिखावा करते तो उनकी उस फोटो में, वो फटे जूते में कभी फोटो ना खिंचवाते। पर ऐसा करके उन्होंने अपनी सादगी का परिचय दिया। मतलब फटे जूतों में जो फोटो निकलवाई उन्होंने अपना सादगी का परिचय दिया कि जैसा मैं हूं वैसा ही दिखूंगा। किसी से चीज मांग कर, किसी से वस्तु मांग कर प्रयोग करने में, दिखावटीपन जीने में से बेहतर है कि अपने फटे जूतों में ही व्यक्ति को जिया जाए। किसी से मांग कर कितनी देर का हम दिखावा कर लेंगे, आप सोचो। किसी से, आपके पास वस्तु नहीं है क्योंकि अभी आप उसे डिजर्व नहीं करते, आप उसे नहीं ले पाए किसी कारण से। किसी से मांग कर कब तक, कितनी देर आप सुख का अनुभव कर लेंगे? किसी से मांगने से अच्छा, अभी ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं कुछ और भी बोलना चाह रही हूँ कि किसी से मांग कर दिखावा करने से अच्छा है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने उस जो फिल नहीं कर पाया है, जो अधूरा रह गया, उसे पूर्ण कर ले। ये मेरी बात हो गई। और दूसरी पार्ट की बात, किसी से मांगने से बेहतर है जैसा मैं हूं वैसा मैं सामने आऊं। क्या बुराई है उसमें? क्या किसी के जूते नहीं फटते? क्या किसी के कपड़ों में कमी नहीं आ सकती? अरे ये तो हाथ की बनाई हुई वस्तुएं हैं, कृत्रिम है, टूटेंगी, फूटेंगी, मिटेंगी, हटेंगी। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि चीजों को, वस्तुओं को मांग कर दिखावा करने से बेहतर है कि मैं फटे जूते पहनना ही पसंद करूं। इसमें कोई शर्म नहीं आती। लोग आजकल दिखावा करने में ही लगे रहते हैं। भले ही जेब में धन ना हो, भले ही जेब खाली हो, लेकिन ऊपर से अच्छे दिखना चाहिए। परंतु दिखावा करने के लिए कर्ज तक ले लेते हैं और सर्वदा अनुचित है। एक कहावत है, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। ये कहते हैं लोग, उधार, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। जब तक जियो सुख से जियो, ये बात करेक्ट। पर सेकंड लाइन, उधार लेकर घी पियो, क्यों? क्या हम घी नहीं पिएंगे, मतलब क्या हम सुविधाओं में नहीं जिएंगे, तो क्या हम जीवन पूरा नहीं जी पाएंगे? क्या हमें उससे लोगों का उधार लेके फिर वो उधार के चलते क्या जीवन जीना सुखकर होगा? नहीं। तो जीवन जियो, सुख से जियो। अगली लाइन मैं ऐड करती हूं कि जितना है उतने में ही प्रसन्न रहो, क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो पर्याप्त है आनंद उसी में है। तो अब आगे इसकी तरफ चलते हैं कि प्रेमचंद जी को दिखावा नहीं था, ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि दिखावा होता तो वो फटे जूतों में फोटो नहीं खिंचवाते। उन्होंने फटे जूतों में फोटो निकलवाई, इससे पता चलता है कि वो सादा जीवन रखते थे। वो किसी से वस्तु मांग कर पहनने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वो कहते थे मैं जैसा हूं वैसे ही दिखना चाहिए। आज के लोग दिखावे में लगे रहते हैं, भले ही जेब में धन ना हो, किंतु दिखावा, कर्ज लेकर भी दिखावा करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने आज की किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया है? किस व्यवहार, किस आचरण पर व्यंग किया और क्यों? तो आज के दिखावा पर व्यंग किया है परसाई जी ने। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी और सरलता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आज के समय में फैली दिखावे की प्रवृत्ति पर कटु व्यंग किया है। लोग अपने आप को श्रेष्ठ और अच्छा दिखाने के लिए बनावटी जीवन शैली अपनाते हैं। ऐसा लेखक ने समाज में फैली विकृति को दूर करने के उद्देश्य से किया। उन्होंने बताया है कि जब एक महान सम्राट, उपन्यास सम्राट, एक महान कहानीकार, एक युग प्रवर्तक जब फटे जूते पहनकर फोटो निकलवाने में शर्म नहीं करता, तो आज हम क्यों शर्म करें?
मैंने कहा ना, जिसका व्यक्तित्व उभर चुका है, जिसका व्यक्तित्व बन चुका है, निकल कर सामने आ गया है, उसको कभी भी कपड़े और जूते मायने रखते ही नहीं है। उसका सादा जीवन ही लोगों के सामने एक प्रेरणा बनता है। और वर्तमान परिस्थिति में लोग दिखावे के लिए जीवन जी रहे हैं, लोग दिखावा चाहते हैं। तो जो परसाई जी ने प्रेमचंद जी की सादगी दिखाकर वर्तमान काल में जो व्यक्ति के अंदर दिखावा है उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया है, प्रयत्न किया है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र का जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती? बहुत सारी। सादा जीवन, उच्च विचार। वर्तमान देखिए, सादा जीवन, क्या बात है, सादा जीवन उच्च विचार। प्रेमचंद जी सीधे सादे व्यक्ति थे, धोती कुर्ता, सिर पर टोपी पहनते थे, तो कैनवास का जूता पहनते थे। उन्हें इस बात की कदापि चिंता नहीं थी कभी भी कि उनका लोग क्या कहेंगे। फटे जूते से उंगली बाहर निकली होने पर भी उन्हें किसी प्रकार की लज्जा का कोई अनुभव नहीं था, कोई अनुभव नहीं होता था। उनके साथ साथ ही उनके विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे और समाज को उचित दिशा प्रदान करने का कार्य किया। तो सादा जीवन उच्च विचार था, वो सादा जीवन रखते थे, विचार उनके उच्च थे, विचार उच्च ही थे, तभी उन्होंने अपने जूते को फटा होने का अनुभव ही नहीं किया। वो जैसे थे वैसा दिखना पसंद करते थे और वो अपने विचारों से समाज को भी उच्च दिशा की तरफ, उचित दिशा की तरफ ले जाना चाहते थे। अगला था आशावादी और आत्मविश्वासी। वे आशावादी थे और स्वयं पर विश्वास रखने वाले थे। वे विकट परिस्थितियों में भी अपनी उम्मीद, अपनी आशा को नहीं छोड़ते थे और उसका सामना करते थे। स्वाभिमानी व्यक्तित्व था, वो किसी से मांग कर जूते पहनना पसंद नहीं किया उन्होंने। स्वाभिमानी थे, जैसा हूं वैसा दिखूंगा, किसी से मांगूंगा नहीं, दिखावे पर और वस्तु मांग कर करने के पक्षधर वो नहीं थे। फोटो में ये बात सिद्ध हो चुकी है। संघर्षशील लेखक प्रेमचंद ने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष किया है। देखिए, जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों के प्रति आवाज उठाने लगा, क्या उसका जीवन साधारण रहा होगा? क्या उसने लोगों की बातें ना सुनी होंगी? तो उनका जीवन संघर्ष रहा, संघर्ष में जीवन व्यतीत किया, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को ठोकरें मारी। इस प्रकार उनका जीवन संघर्षशील रहा। जितनी भी परेशानियां, आर्थिक तंगी आने दो, जीवन शैली जैसी भी चल रही है चलने दो, लेकिन उन्होंने अपना स्वाभिमान भी नहीं खोया और अपने संघर्ष से भी पीछे नहीं हटे। अगला कौन थे वो? सादा जीवन उच्च विचार, आशावादी और साथ ही ये व्यक्तित्व आपके संघर्षशील और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प बताना है कि बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें उंगली बाहर निकल रही है। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते जिसमें फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले को बढ़ाती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है कि लोग इत्र चुपड़कर, वाकई लोग इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते, ये वर्तमान परिस्थिति की बात हो रही है, ये बिल्कुल उदाहरण सही है। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां कुर्बान। क्यों बोला है ये? लेखक ने समाज की आर्थिक व्यवस्था पर गहरा व्यंग किया है। लेखक ने जूते को जूते को टोपी से अधिक महत्व दिया है। वस्तुतः वास्तव में आजकल जूते वालों अर्थात धनवानों का मान सम्मान, जिनके जूते देखकर लोग पहचानते हैं अरे ये धनवान है, तो जूते देखकर लोग आजकल मान सम्मान देते हैं। गुणी व्यक्ति जो सिर पर टोपी पहने हैं, धन का अभाव है लेकिन पैरों में जूते नहीं, वो व्यक्ति कम माना जाता है, अभावशील अभाव में है, धन के अभाव वाला माना जाता है। एक अयोग्य परंतु धनवान व्यक्ति के 2500 गुणी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति पर 2500 गुणी व्यक्ति निछावर हो जाते हैं। मतलब गुणी व्यक्ति उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन धनवान पर लोग निछावर होते चले जा रहे हैं। धनवान को लोग श्रेष्ठ मान रहे हैं, भले ही उसमें गुण ना हो, लेकिन गुणी व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है लोग उसे पूछते भी नहीं है और गुणी व्यक्ति को उस अयोग्य धनवान के आगे पीछे घूमना पड़ता है। ये समाज की विडंबना है। तो उस पर ही यहाँ पर व्यंग किया गया है कि ये जो कहा गया है, तो टोपी कीमती है, मतलब टोपी कहा गया है उन गुणी लोगों को, और जूतों को जो कहा गया है वो अमीर धनवान जो निर्गुणी है
तो उन पर लोग आज ज़्यादा न्यौछावर हैं और गुणी व्यक्ति आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि समाज की ये मांग है, आज समाज की यही अस्तित्व रह गया है। तो ये व्यंग यहाँ पर लेखक ने किया हुआ है कि वास्तव में क्यों टोपियां न्यौछावर है। नीचे दी गई यहाँ पर फिर से, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो आज की दिखावटी दुनिया में लोग अपने आप को दिखाने के लिए पर्दे का इस्तेमाल करते हैं, अपने गुणों को अपने दोषों को छुपाने के लिए, अपने गुणों को बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते? पर्दे, मतलब उन लपेटे के जो गुण होते हैं, जबरदस्ती का जो गुण दिखा रहे हैं, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दिखा रहे हैं। तो दिखावटी युग में लोग पर्दे पर अधिक विश्वास करते हैं, हर चीज को छिपाने में लगे तत्पर रहते हैं, अपनी बुराइयों और कमियों को ढक कर रखना चाहते हैं। परंतु प्रेमचंद दिखावे पर विश्वास नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहते हैं। वो फटा जूता होने के बाद भी लज्जा और शर्म महसूस नहीं करते हैं, और साथ ही वो उसको छिपाने के लिए किसी भी वस्तु का सहारा नहीं लेना चाहते। जबकि वर्तमान स्थिति में लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं पर्दे के रूप में, है ना। वस्तुओं को ले लिया, मांग कर पहन लिया, तो क्या कर दिया? ढक लिया अपनी स्थिति को। जबकि प्रेमचंद जी ऐसा नहीं करना चाहते। नीचे दी गई पंक्तियों में अब फिर है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। वो क्या कह रहे हैं? हम घृणा के लिए लोग उंगली का इशारा करते हैं हाथ से। प्रेमचंद का ऐसा व्यक्तित्व है कि वे जो कहते हैं वही करते हैं। किसी बात को छिपाने की भावना उनके अंदर नहीं है, वो छिपाना नहीं चाहते। इसलिए लेखक कहता है कि प्रेमचंद जिससे घृणा करते हैं उसे वो अपने पैर की उंगली से इशारा कर रहे हैं, अर्थात उसे हमेशा उन्होंने अपनी ठोकरों पर रखा है, जूते की नोक पर रखा है और उसके विरुद्ध संघर्ष करते। मतलब जे प्रेमचंद का व्यक्तित्व ऐसा था, वो जो कहते थे वो करते थे। उन्होंने समाज की कुरीतियों पर दिखावे वाले लोगों को अपने पैर की अंगुली पर, अपनी ठोकरों में रखा है, इसलिए वो उन पर अपनी पैर की अंगुली से इशारा करते हैं और उनके विरुद्ध क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। क्या बात कही है परसाई जी ने। अगला है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है फोटो खिंचवाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की पोशाकें अलग अलग नहीं है, वही पोशाक है जो वो पहने हुए हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद के बारे में लेखक विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? तो एक वजह है, लेखक द्वारा की गई पहली टिप्पणी आधुनिक युग के लिए है कि वर्तमान में लोग इस तरह की पोशाक में अपनी फोटो नहीं निकलवाते हैं। इस प्रकार वो घर में जो पहनने के कपड़े होते हैं तो फोटो निकलवाने के अलग कपड़े होते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी इन सभी व्यक्तियों से अलग हैं। यह बात उन्होंने बाद में सोची, जब उन्होंने कह दिया कि यार ये तो वर्तमान परिस्थिति की फोटो का वातावरण नहीं है, ये इस तरह की पोशाक तो नहीं पहनते। लेकिन हाँ, प्रेमचंद जी अलग हैं। तो वो कहते हैं कि वो सीधे साधे व्यक्ति थे जिनके विचार उच्च थे, वे दिखावे की परवाह नहीं करते थे, वो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। लोग क्या सोचेंगे इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। पोशाक बदलने की बात उन पर लागू नहीं होती है। बस इसी कारण से लेखक की वजह बदल गई कि ये तो वो सम्राट हैं, ये तो वो उपन्यास सम्राट हैं जो सादा जीवन जीते हैं, जिनको दिखावा नहीं चाहिए, जो लोगों को दिखाना नहीं चाहते। इसलिए इन्हें पोशाक बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पोशाक बदलने को महत्व देते ही नहीं है। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? व्यंग में बहुत सारी बातें हैं लेखक में व्यंग की, कि ये उनका जो था वो कि लोग आज के समय में पर्दे का इस्तेमाल करते हैं, लोग मांग कर वस्तुएं कर लेते हैं लेकिन अपना दिखावा नहीं छोड़ते। तो ऐसी बहुत सारी बातें। लेखक की व्यंग शैली आकर्षक, गंभीर और गूढ़ अर्थ लिए हुए थी, समाज की कृत्रिम और शोषक व्यवस्था पर प्रहार करती है। लेखक अपने व्यंग को विस्तार से समझाया और उनकी यह विस्तार शैली भी बहुत ही रोचक थी, पाठक को लेख को समझाने में सहायता करती है। लेखक की संवाद शैली और बात निकालने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रभावशाली है। लेखक पूरी रचना में पाठक का लेख के साथ एक अप्रत्यक्ष संवाद स्थापित करता है। देखिए, प्रेमचंद जी सामने नहीं है लेकिन बातें वो प्रेमचंद जी से इस तरह करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जी उनके सामने बैठे हैं और या तो परसाई जी उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इस तरह की संवाद शैली ऐसी की है जहां पर ऐसा लगता है लेख में कि दो लोग आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। पाठक की सहजता और रुचि दोनों ही बनी रहती है। लेख का आरंभ प्रेमचंद के फटे जूते से होता है और लेकिन वह प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उसमें समेट लेता है। तो एक बात तो क्या थी कि उनकी व्यंग शैली आकर्षक गुण भाव को लिए हुए थी। दूसरा था कि उनका व्यंग का विस्तार बहुत अधिक विस्तार है लेकिन वो पाठक की समझ में आ रहा है। लेखक की संवाद शैली इतनी
रोचक और इतनी सजीव है कि ऐसा लग रहा है कि दो लोग बाकी आपस में बैठे बात कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से संवाद चल रहा है। और प्रेमचंद के फटे जूते पहले तो व्यंग में जाते हैं, लेकिन बाद में पूरा वातावरण वो समेट लेते हैं। तो उनकी शैली, लिखने की शैली, उनकी समझाने की शैली, उनके व्यंग का विस्तार इतना है कि लो पाठक उससे बंधा रहता है, उससे चूकता नहीं है या बोरियत नहीं आती है। अगला प्रश्न, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया? यहाँ पर टीला किस किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो टीला शब्द रास्ते की रुकावट का प्रतीक तो है, ये तो बोला जाता है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग आया है व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयां, संघर्ष, असुविधा के लिए किया गया। अनेक बुराइयां समाज की, कुरीतियां, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण और शोषण, अन्याय, छुआछूत, ये इन सब कुछ को सभी को मिलाकर यहाँ पर टीला शब्द इंकित किया गया है कि टीले को तोड़ा इसीलिए जूते फटे, मतलब ये सब बुराइयों को हटाने का प्रयत्न किया, इसीलिए प्रेमचंद जी का ये हाल या फिर ये जूते फटे। तो यहाँ पर टीले किसके लिए आया है? टीले का रास्ते की रुकावट है, लेकिन व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयां, उनका संघर्ष, समाज की अन्याय, भ्रष्टाचार, कुरीतियां, शोषण, छुआछूत, जात पात, इन सब के लिए टीले का प्रयोग किया गया है। टीला आता है तो क्या होता है? रुकावट ही आती है, तो ये रुकावट ही थे, समाज की कुरीतियां, सब कुछ। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम भाषा अध्ययन। यहाँ पर कुछ ग्रामर का भाग है। पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए पूरे पाठ में मुहावरों का कई जगह प्रयोग हुआ है, तो देखते हैं और उनसे वाक्य बनाना है। तो मुहावरा क्या आया है? हौसला पस्त करना। उन्होंने कहा था ना कि आपकी मुस्कुराहट मेरे हौसले पस्त कर देती है। हौसले पस्त करना मतलब उत्साह नष्ट करना। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने विपक्षी टीम के हौसले पस्त कर दिए। ठोकर मारना, उन्होंने कहा था ना कि तुमने ठोकर मारी है, कहते चोट करना। आज की राजनीति में गरीबों के पेट पर ठोकर मारने का प्रचलन बढ़ चला है या आम हो गया है। पहाड़ फोड़ना, पहाड़ फोड़ना मतलब बाधाएं नष्ट करना, बाधाओं से लड़ जाना। तो प्रेमचंद सरीखे रचनाकार पहाड़ फोड़ने में विश्वास करते थे, उससे बचकर निकलने में नहीं। ये देखिए वाक्य आपके हिसाब से हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये तो बस मैंने यहाँ लिखा है कि आपको थोड़ा सा सहारा मिले कि किस तरीके से वाक्यों का प्रयोग करेंगे। टीला खड़ा होना मतलब बाधाएं आना। तो जीवन में कठिनाइयां छोटे छोटे टीलों के समान खड़ी होती हैं। तो ये इतने थे, ये पाठ में आए हुए थे कि हौसला पस्त करना, टीले खड़े होना और ठोकर मारना। इस तरीके से प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को उभारने के लेखक ने जिस विशेषणों का प्रयोग किया, कुछ विशेषण भी आए। देखिए उन्होंने कितने सारे उनकी सूची बनाई है। तो क्या क्या कहा था? महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, फिर साहित्य पुरखे, ये भी उन्होंने नाम लिया था, जनता के लेखक, युग प्रवर्तक, ये उन्होंने विशेषण लगाए थे प्रेमचंद के आगे कि महान कथाकार, युग प्रवर्तक, साहित्य के पुरखे, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक, ये सब लगाए थे उनके आगे विशेषण प्रेमचंद जी के आगे। अब यहाँ तो हम समाप्ति की पर चले गए। पता चला आपको कितनी जल्दी हमने समाप्ति भी कर दिया। मैं खुद ही भूल चुकी आपके पढ़ाने में कि नहीं हमारा पाठ समाप्ति पर है। तो पाठ को ऐसे ही पढ़ो जब हमें लगे कि पाठ अंत हो गया, अरे इतने रम चुके थे हम, आप रम ही जाएंगे। ऐसे ही आपको इतने अनुभव, इतना उस वातावरण में रम के पढ़ाया जाएगा सजीव चित्रण करते हुए स्टेप अप एकेडमी में हमारे साथ, कि आप भूल जाएंगे। पाठ यूं खत्म हो गया और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपको कहीं और परेशान होने की या अकेले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अकेले में साथी बन गया है स्टेप अप एकेडमी। तो अब आप यहाँ सुनिए, यहाँ पढ़िए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। केवल 10वीं 9वीं ही नहीं, केवल हिंदी संस्कृत ही नहीं, 6वीं से 12वीं तक सभी बोर्ड, सभी विषय, इसकी अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अतिरिक्त तैयारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन कैसे? जब तक आप विजिट नहीं करेंगे, घूमेंगे नहीं, तो माहौल का पता कैसे चलेगा? तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पर और देखिए कि क्या क्या नहीं है, अर्थात क्या क्या है। सब कुछ है यहाँ पर। तो आप स्टेप अप एकेडमी को फॉलो करिए, सुनिए, समझिए। पढ़ने में, पढ़ाने में ये आपका साथी बनेगा। शिक्षक आपका पूरा सहयोग करेंगे और आप अव्वल आने से नहीं चूकेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।